हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का एक सीरीज हम चला रहे हैं और एक तरफ हम एप्टीट्यूड कर रहे हैं। तो आज हम एप्टीट्यूड का तीसरा लेक्चर लेंगे यहाँ पर। और लास्ट लेक्चर में हमें लगता है कि हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके आगे हम बढ़ेंगे और थोड़ा सा देखेंगे और एक इक्विलिब्रियम को हम देखते हुए चलेंगे। एक बार हम रिकैप कर लेंगे जो पिछली क्लास हमने की थी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में हमने देखा था जैसे कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तीन टाइप के इक्विलिब्रियम थे। ठीक है, फर्स्ट वन था हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकेंड वन था थर्मल इक्विलिब्रियम, करेक्ट। सेकेंड था मैकेनिकल, थर्ड वन तीसरा था मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम, और चौथा था हमारा फेज इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा हम इनको देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में, करेक्ट। मैकेनिकल में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा प्रेशर में। ठीक है, थ्रू आउट द सिस्टम प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। केमिकल में क्या था, केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट था, थ्रू आउट द सिस्टम टाइम भी कोई चेंज नहीं होगा, ना तो थर्मल इक्विलिब्रियम के टेम्परेचर में, ना तो मैकेनिकल में यहाँ पे प्रेशर चेंज में, करेक्ट, ना तो केमिकल इक्विलिब्रियम के केमिकल पोटेंशियल में। फेज इक्विलिब्रियम में क्या था, फेज इक्विलिब्रियम में जैसे हमारे पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स और कुछ वेपर के मॉलिक्यूल्स हो, करेक्ट। हमने बताया था आपको, जैसे देखिए कुछ दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हो, नीचे वाटर हो और ऊपर वेपर हो। तो ये जितना मास ऑफ वेपर यहाँ पर है सेम रहेगा, जितना मास ऑफ वाटर है उतना ही रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसी चीज को देखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से उठाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम को। ठीक है, देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, लेट कर लीजिए हमारे पास कोई क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, करेक्ट। ध्यान से देखते रहिए, हमारे पास क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसमें हमने क्या भर दिया है, एयर भर दिया है। क्या भर दिया है, एयर। एयर इसके अंदर भरा हुआ है, क्या भरा है, एयर। आगे थर्मोडायनेमिक्स को हम एयर एज आइडियल गैस ट्रीट करेंगे, मतलब एयर को आइडियल गैस मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पूरे थर्मोडायनेमिक्स में एयर आइडियल गैस की ही एनालिसिस करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने ये कहा, हमने कहा मान के चलिए, हमने क्या कर दिया, इसको हीट प्रोवाइड कर दिया, करेक्ट। ठीक है, मान के चलो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो कितना है, TATM 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, मान के चलते हैं, करेक्ट। अंदर का जो टेम्परेचर है मान के चलिए ये 32 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था हीट का ट्रांसफर इन रिवर्सिबल मैनर। हीट का ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे 32 और यहाँ पे 7 है, तो मतलब 5 का टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, तो मतलब हीट ट्रांसफर हो जाएगी। अगर मैं आपको यही बता दूं, यही कह दूं कि जो एयर भरी है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो भी 27 डिग्री सेल्सियस है और बाहर भी 27 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब ये बॉडी किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको क्लियर हो गया कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, मैकेनिकल में क्या कांस्टेंट होता है, केमिकल में क्या चेंज होता है और फेज इक्विलिब्रियम में क्या चेंज होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, करेक्ट। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मान के चलिए, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं चीजों को यहाँ पर। ठीक है, लेट कर लीजिए हमारे पास कोई एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। क्या है, पिस्टन सिलेंडर, क्योंकि हमको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की एनालिसिस ही पूरे थर्मोडायनेमिक्स में करनी है। तो यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए ये पिस्टन सिलेंडर क्या है, अरेंजमेंट है, करेक्ट। ठीक है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा एयर कंप्लीटली भरा हुआ है। ठीक है, एयर, ठीक है ना, क्या है ये, एयर है। ठीक है,
अब जरा ये बताइए, हमने आपको सिस्टम की डेफिनेशन क्या बताई थी, रीजन और स्पेस या मैटर जिसमें हम क्या करते हैं, टोटल फोकस्ड रहते हैं, मेरा अटेंशन जो होता है फोकस्ड होता है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, इतना जितने में एयर भरी हुई है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट रेड पेन यूज करेंगे, ये हमारा क्या है, सिस्टम है, ठीक है। हमें इतने पार्ट की एनालिसिस करनी है, करेक्ट। जरा देखिए यहाँ पर ये एयर है, हमने कहा इसके ऊपर कुछ और वेट रख देते हैं, पिस्टन के ऊपर क्या रख देते हैं, कुछ वेट रख देते हैं, हमने इतने वेट रख दिया पिस्टन के ऊपर, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए, अगर मैं इस पिस्टन का मान लीजिए कुछ वेट है, पिस्टन का वेट मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पिस्टन का वेट इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अगर मैं मैकेनिक्स को लेकर चलूं और यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी फोर्स को अरेंज करूं, ठीक है, तो ये बताइए अगर इसको मैं बाहर निकाल दूं, क्या निकाल दूं, बाहर निकाल दूं, तो अंदर से क्या लगेगा, इस पर एयर का प्रेशर लगेगा, और बाहर ये एटमॉस्फेयर में है तो ऊपर से क्या लगेगा, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर वेट नीचे की तरफ काम करेगा डब्ल्यू, ठीक है, अंदर से एयर का प्रेशर लगेगा पी एयर इंटू एरिया, क्योंकि क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर फोर्स, और यहां से क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स, करेक्ट। मैकेनिक्स क्या कहता है, अगर मैं वाई डायरेक्शन में देखूं तो टोटल सम फोर्सेस का क्या होगा, जीरो होगा, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स। तो यहां पर हम देखेंगे नीचे की डायरेक्शन में हमारे पास दो फोर्सेस हैं, पी एटीएम एरिया प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एरिया। अब हम क्या करेंगे, एरिया दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, पी एटीएम प्लस डब्ल्यू इक्वल टू बाई ए इक्वल टू पी एयर। इसको हम बताएंगे अपनी, ये हम क्यों कर रहे हैं। अब यहां देखिए जरा, हमने आपसे ये कहा, जरा ध्यान से देखते रहिएगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रखा हुआ है, हमने क्या कर दिया, एक ही बार में एट वंस ये सारे वेट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, सारे वेट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, जब हमने सारे वेट को हटा दिया, ध्यान से देखते रहिएगा, जब हमने क्या कर दिया, सारे वेट को हटा दिया, तो वेट सारे हट चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, सारे वेट यहाँ पे हट चुके हैं। जब हम वेट को हटाएंगे, देखिए एक चीज और आपको हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, पहले उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमने इसको हीट प्रोवाइड कर दी, ठीक है, सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के अंदर जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फंक्शन, केवल फंक्शन का टेम्परेचर का फंक्शन होता है, सॉरी, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इस पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ऊपर की डायरेक्शन में, क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इसके ऊपर, तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, मतलब वॉल्यूम गोइंग टू चेंज, वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज हो रहा है, करेक्ट। लेकिन क्या प्रेशर चेंज होगा, मुझे लगता है लिटिल बिट वेरिएशन, मतलब उतना नहीं आएगा जितना हम काउंट कर सके उसको पिक्चर में, करेक्ट। तो मतलब प्रेशर को कौन चेंज करेगा, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जरा इसको रफ करते हैं, एक मिनट, प्रेशर को कौन चेंज करेगा, प्रेशर को चेंज करेगा वेट, क्योंकि यहाँ जब आप हीट देते हो तो प्रेशर में वो निग्लिजिबल सिग्निफिकेंस होता है, कुछ हाउ मनी गोइंग टू प्रेशर, मतलब प्रेशर हाउ मनी गोइंग टू प्रेशर चेंज इन व्हाट अमाउंट, ओके, तो मतलब कितने अमाउंट में प्रेशर चेंज होने जा रहा है वो नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रेशर चेंजेस, सॉरी, प्रेशर चेंजेस ड्यू टू वेट, ड्यू टू वेट, ठीक है, क्योंकि लोड लगा हुआ है, लोड के अकॉर्डिंग उस पर क्या आ रहा है, फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा ये बताइए, जब हम यहां पर इस वाले जितना यहाँ पे लोड रखा हुआ है इसके ऊपर, इसको हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट लोड को एक बार में हटा दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। अगर हम जाएंगे प्रॉपर्टी डायग्राम पर जाएंगे, लेट कर लो, अगर मान के लो इसका कुछ प्रेशर है, इसका कुछ वॉल्यूम है, मान लो प्रेशर 150 किलो पास्कल है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब है, तो जब एक बार में हटा देंगे पूरा और हीट भी ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एयर प्रेशर क्या कर रहा है, पिस्टन पे एग्जर्ट कर रहा है, तो मतलब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और प्रेशर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, कि होगा, देखिए होगा,
जब आप बेड के साथ छेड़खानी नहीं करोगे तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आप बेड हटाने जा रहे हो तो प्रेशर भी चेंज होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको यहाँ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाना है, करेक्ट। तो हम क्या कह देंगे, लेट कर लो कोई एक, यहाँ पे कोई स्टेट 1 मान लो, ठीक है, क्या क्या मान लो, स्टेट 1, और यहाँ पे कोई स्टेट 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, स्टेट 2 मान लेते हैं, करेक्ट। अच्छा जरा ये बताइए, जब आप एक साथ ही सारे बेट हटा देते हो तो क्या आपको इंटरमीडिएट स्टेट का पता चलता है? मतलब जैसे एक साथ सारे बेट आपने हटा दिया तो आपको केवल डॉटेड लाइन के साथ यहाँ पे जाना पड़ेगा, डॉटेड लाइन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, एक बार में ही पूरा बेट यहाँ का उठा के यहाँ से हटा दिया है और डायरेक्टली आपने प्रेशर को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है ना, मतलब एक बैग प्रेशर चेंज हो चुका है यहाँ पर और वॉल्यूम भी चेंज हो चुका है, क्योंकि आप हीट भी दे रहे हो यहाँ पर। तो जितना एयर यहाँ पे प्रेशर लगाएगा पिस्टन के ऊपर, प्रेशर उतना ऊपर जाएगा। मान लीजिए पहले वॉल्यूम था इसका 2 मीटर, अब वॉल्यूम बढ़ के हो चुका है 4 मीटर, मान के चलिए। ठीक है, तो ये बताइए, जब आप एक बैग यहाँ से चीजों को हटाते हो, एक बैग यहाँ से चीजों को हटाते हो, तो आपको केवल इन स्टेट पता चलती है। क्या पता चलती है? और प्रोसेस कितना होता है, फास्ट होता है। तो इसके बारे में लिखेंगे, पहले इसको हम जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा। और दूसरा, ओनली इन स्टेट आर नोन, दूसरा हो गया। तीसरा, इस टाइप के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक इसका नाम क्या रखा था हमने, क्वासीस्टैटिक, नॉन क्वासीस्टैटिक प्रोसेस हो जाएगा, करेक्ट। जब हम क्या करते हैं, देखिए माध्यम आपको फिर से समझा रहे हैं, हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, हमने कुछ बेट रख दिया उसके ऊपर, ठीक है। जब तक हम हीट ट्रांसफर कर रहे थे, बेट में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे थे, तब तक वॉल्यूम केवल चेंज हो रहा था। अब हमने क्या कर दिया, बेट को चेंज कर दिया, बेट को एक बार में उठा के हटा दिया वहां से, अब प्रेशर भी अपने आप क्या हो जाएगा, एक बैग चेंज हो जाएगा। जब एक बैग प्रेशर चेंज हो जाएगा तो हमें केवल स्टेट 1 और स्टेट 2 पता चलेंगी, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पता चलेंगी। इंटरमीडिएट स्टेट का कुछ पता चला नहीं चलेगा, यहाँ से जरा ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस हो गया यहाँ पे थर्ड, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, फास्ट प्रोसेस होगा, केवल इंड स्टेट यहाँ पे होंगी, नॉन क्वासी स्टैटिक होगा, देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेट। फोर्थ वन, देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेट्स। ठीक है, कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होगा, प्रोसेस फास्ट होगा, ओनली इंड स्टेट यहाँ पे नोन होगा। ठीक है, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेट का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने प्रेशर को क्या कर दिया, एक बैग हटा दिया है। अब यहाँ से हम आपको ले चलते हैं कहां पर, क्वासी स्टैटिक में। इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आगे क्वेश्चन करने में आपको काम आएगा। मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ठीक है, कि वेट को बैलेंस कैसे किया जाए। अगर पिस्टन सिलेंडर का खुद, अगर मान लीजिए पिस्टन का खुद वेट है, उसके ऊपर भी वेट रखा है, तो वेट हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड वर्क करता है। ठीक है, नीचे से एयर का प्रेशर काम करेगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे क्या लगाएगा, प्रेशर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, जरा ध्यान से देखिए, इसको रफ करता हूं मैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब मैंने क्या कहा, अब यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हम फिर से एक बार ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फिर से ले रहे हैं। ये क्या हो गया, नॉन क्वासी स्टैटिक। ठीक है ना, मुझे लगता है कि इसको हटा के नॉन क्वासी लिख देना चाहिए, पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको, तो यहाँ पे लिख दो नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब आपको नॉन क्वासी से कहाँ ले चल रहे हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में ले चल रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो क्लियर हुआ, जब बेड को आप एक बैग हटा देते हो, देखिए पहले आपने क्या किया, बेड में कोई छेड़खानी नहीं की, आप केवल हीट ट्रांसफर कर रहे थे, तो जो मतलब एयर का जो प्रेशर था वो क्या कर रहा था, एग्जर्ट हो रहा था पिस्टन पर, तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा था। ठीक है, आपने उसमें वेट में कोई छेड़खानी नहीं की थी। अब आपने क्या किया, इसको छोड़कर आपने पूरा वेट एक बार में हटा दिया। ठीक है, तो जब आप एक बार में वेट हटा दोगे तो एक बार में प्रेशर भी चेंज होगा, तो हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट का पता नहीं चलेगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, पहली चीज तो ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट इसमें कोई नहीं होगी। दूसरा है फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि आपने वेट एक बार में हटा दिया है, करेक्ट। तीसरा, ओनली इंड स्टेट आर नोन, और ये नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। इधर आइए, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा, जरा ध्यान से देखते रहिए, हमने कहा यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मैं फिर से एक बार ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फिर से एक बार ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, इस पे हमने कहा एयर भरी हुई है, क्या भरी हुई है, एयर। ठीक है,
एयर भरा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे वेट रखा हुआ है, सॉरी इसको थोड़ा रेड से यूज करेंगे। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, वेट। इसके ऊपर भी और इसके ऊपर एक वेट रखा हुआ है, करेक्ट। वेट डब्ल्यू रखा हुआ है, ठीक है ना। ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये एयर भरा हुआ है इसमें, क्या, एयर। अब मैं कह रहा हूं आपसे, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपसे ये कहा, मैंने कहा कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं वन बाय वन वेट को हटा रहा हूं। सबसे पहले मैंने इसको रिमूव किया, इस वाले वेट को। अभी प्रॉपर्टी डायग्राम पे आते हैं, इधर सॉरी एक मिनट, अभी प्रॉपर्टी डायग्राम पे आते हैं, इधर देखिए। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने वेट को वन बाय वन हटाया, मतलब यहाँ पे वेट क्या लिख रहे हैं, वेट वन बाय वन रिमूव, करेक्ट। मतलब एक के बाद एक वेट को हटा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम फिर से पीबी यहाँ पे कुछ ले ले रहे हैं, मान लो पी 200 किलो पास्कल है यहाँ पर, ठीक है, और वॉल्यूम रेट कर लो 400 किलो, सॉरी 4 मीटर क्यूब है, करेक्ट। जब हम हीट देंगे तो वॉल्यूम में केवल चेंज होगा, और जब प्रेशर के साथ, उसके साथ वेट के साथ छेड़खानी करेंगे तो क्या चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहिएगा, नहीं तो प्रेशर में चेंज एक ही तरीके से आ सकता है, जब आप छेड़खानी कहाँ करेंगे, वेट में करेंगे। वहां पे आपने एक बार में वेट हटा दिया, प्रेशर एक बार में चेंज हो गया, केवल इन स्टेट पता थी आपको, ठीक है। बीच में क्या चल रहा कुछ पता ही नहीं। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। ये प्रेशर वॉल्यूम हमने लिया, प्रेशर को हम यहाँ किलो पास्कल में लिख रहे हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिख रहे हैं, करेक्ट। ध्यान से देखते रहिए। मान लीजिए हमारे पास एक स्टेट यहाँ पर है, दूसरी स्टेट यहाँ पर है, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। स्टेट 1 ये है, स्टेट 2 ये है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वेट को वन बाय वन हटा रहे हैं। तो जब हम एक वेट को हटाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक वेट को हटाएंगे तो इस पे लोड कम होगा, और यहां से जब आप हीट भी दे रहे हो और ये एयर क्या कर रहा है, इसको एयर इस पे क्या लगा रहा है, प्रेशर फोर्स लगा रहा है, करेक्ट। एयर का प्रेशर लग रहा है इस पर, तो पिस्टन कहां जाएगा, वेट हटाते रहोगे। अच्छा ये बताओ, अगर आप ही के ऊपर अभी मान के चलो 50 किलो लाद दिया जाए और आप चल रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत धीरे धीरे चल पा रहे हैं, 10 किलो हटा दिया हमने, मतलब 2 किलोमीटर आप चले, फिर आप थोड़ा और स्पीड बढ़ जाएगी, फिर अगले अगले थोड़ी देर बाद आपका फिर 10 किलो हटा दिया मैंने, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वेट को हटा रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। मतलब उसी हिसाब से जैसे यहाँ पर एक एक थोड़ा थोड़ा वेट हटाते जाएंगे, मतलब वन बाय वन वेट को हटाते जाएंगे, पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एयर क्या कर रहा है, उसको प्रेशर फोर्स नीचे से लगा रहा है। अब ये बताइए, जब हमने एक हटाया तो हमको इंटरमीडिएट स्टेट मान के चलो, बहुत थोड़ा सा प्रेशर में चेंज हुआ, ये मिला, करेक्ट। इधर सॉरी रेड वाला है, ये हमको ये वाला मिला। फिर हमने क्या किया, एक बेड को फिर इसको हटाया, अब हमने दूसरे को भी हटा दिया यहाँ से, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। फिर थोड़ी सी स्टेट ये मिली हमको, थोड़ा सा निकले, थोड़ा सा प्रेशर चेंज होगा, मतलब जैसे जैसे हटाते जाएंगे प्रेशर गोइंग टू चेंज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू वेट, करेक्ट। तो इसको भी थोड़ा हटाएंगे, थोड़ा सा और प्रेशर चेंज हो गया, ठीक है, ऐसे चेंज हो गया, ऐसे ऐसे हमको क्या मिलेगा, एक पाथ मिलेगा। क्या मिलेगा, एक पाथ मिलेगा। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे लिखा था देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेट, ये सब क्या है, यही तो है आपकी इंटरमीडिएट स्टेट, देख लीजिए, ठीक है ना। आप स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, इंटरमीडिएट स्टेट्स आर देयर, करेक्ट, यहाँ पे होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अच्छा ये बताइए, धीरे धीरे आप प्रेशर को चेंज कर रहे हैं ना, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे, तो क्या हो जाएगा, वेरी स्लो प्रोसेस, क्या हो जाएगा, वेरी स्लो प्रोसेस। यहाँ पे रेड से लिखते हैं, ध्यान से देखिए, वेरी स्लो प्रोसेस, करेक्ट। थर्ड, इसमें इंड स्टेट नोन था ना, इसमें इंड स्टेट के साथ साथ इंटरमीडिएट स्टेट भी नोन होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा था हमने, यहाँ पे फास्ट था, ये स्लो हो गया, इसमें इंटरमीडिएट स्टेट नहीं थी, इसमें देखिए इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिए, ये नॉन क्वासी स्टैटिक था, ये क्या है, क्वासी स्टैटिक है, क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मुझे लगता है अभी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि क्वासी स्टैटिक नॉन क्वासी स्टैटिक से हम कहाँ जाते हैं, क्वासी स्टैटिक में कैसे जाते हैं और क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, फास्ट था, कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं थी, ओनली इंड स्टेट था। यहाँ इंड स्टेट के साथ साथ में इंटरमीडिएट स्टेट भी है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आप कैसे कैसे वेट को हटा रहे हो, प्रेशर में चेंज
कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे आप हटाते जाओगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा प्रेशर चेंज होता जाएगा, मतलब बहुत फास्ट चेंज नहीं होगा यहाँ की तरह, क्योंकि यहाँ आपने क्या किया, वेट को एक साथ उठा के फेंक दिया, ठीक है, एक बार प्रेशर चेंज हो गया ना, बहुत फास्ट प्रोसेस हो गया, इसमें इंटरमीडिएट स्टेट का पता ही नहीं चला, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड स्टेट भी जानी जाएंगी, इंड स्टेट्स और इंटरमीडिएट स्टेट यहाँ पे है, दोनों एक साथ यहाँ पे जाने जाएंगे। तो हम क्या समझे यहाँ पर, ध्यान से देखते रहिएगा, यही पाथ आपका क्या है, यहाँ पे पाथ नोन नहीं होता है, यहाँ पे पाथ, यहाँ पे अननोन होता है, क्या होता है, अननोन होता है, ठीक है, यहाँ पे पाथ क्या होता है, नोन होता है भैया, कि हमको कैसे एक स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाना है, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंड स्टेट पता है। मुझे लगता है कि आपको क्वासी स्टैटिक नॉन क्वासी स्टैटिक समझ में आ गया होगा, क्लियर, ठीक है। ये फोर्स बैलेंस है, सीख लीजिएगा, आपको आगे न्यूमेरिकल करने में काम आएगा, अगर पिस्टन के फोर्स को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है ना। क्या क्या है फोर्स, देखिए इधर, ये मैंने समेशन वाई क्यों लिखा है मैकेनिक्स से, ये देखिए जरा, एक्स में और इधर वाई है, करेक्ट, सारे फोर्सेस हमको इधर लगते हुए दिख रहे हैं, इधर कोई फोर्स नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, समेशन वाई इक्वल टू 0, और फोर्स को कर दिया बैलेंस। हम यहाँ चेक कर रहे हैं, उसको इसलिए लिखा, हम यहाँ प्रेशर में वेरिएशन देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या बताता है आपको, अगर ज्यादा एक बार में पूरा निकाल दोगे वेट, हटा दोगे तो सडनली प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, इंटरमीडिएट का पता नहीं चलेगा, केवल इंड स्टेट जानी जाएंगी, तो ये नॉन क्वासी स्टैटिक हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है बीच में क्या हो रहा है, केवल ये पता है और ये पता है, करेक्ट। तो यहाँ देखिए क्वासी स्टैटिक में क्या होता है कि 1 बाई 1 हम वेट को हटाते हैं, ठीक है, 1 बाई 1 वेट को हटाने के बाद क्या होता है, हमको पता चलता है कि प्रेशर में वेरिएशन कैसे हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे पीवी डायग्राम को शो कर रहे हैं, यहाँ पे पाथ नोन होता है, यहाँ पे पाथ अननोन होता है, ठीक है, क्लियर। ये सारे प्रोसेस, ये वेरी स्लो प्रोसेस होता है क्वासी स्टैटिक, ठीक है, और इसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, क्या जानते हैं, क्वासी इक्विली, एक मिनट सॉरी, इक्विलिब्रियम, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इस नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि क्या होता है क्वासी स्टैटिक, क्या होता है नॉन क्वासी स्टैटिक, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखते रहिए, आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज देखेंगे, नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, करेक्ट। देखिए जरा कंसेप्ट ऑफ, अगर ये समझ में आओगे तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या कहता है, इसको रफ कर देते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, रफ करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या कहता है, कहता है कंटिन्यूअस, क्या बोलता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विथ नो वॉइड्स, विथ नो वॉइड्स, जरा ध्यान से समझिएगा इसका क्या मतलब है, करेक्ट। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ये कहता है कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विथ नो वॉइड्स, मतलब कि मैटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए थ्रू आउट द सिस्टम, वो विथआउट कोई मतलब गैप नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए मान के चलिए, जैसे कि यहां पर इधर मान के चलिए, किस एग्जांपल के साथ समझा दिया जाए इसको, ठीक है, मान के चलिए बहुत सारे यहां पर खाने बने हुए हैं, जरा ध्यान से समझिए, और आपको हर खाने में यहां पर क्या है, होल है, क्या है, होल है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये स्पेस ये खाली नहीं है, भरा हुआ है, मान के चलिए पूरा स्पेस सब भरा हुआ है, कोई वाइड नहीं है, कोई खाली जगह नहीं, वाइड मतलब खाली जगह।
अब हमको सब में उठा उठा के एक बॉल डालनी है। क्या डालनी है? बॉल डालनी है, ठीक है ना। सब जगह की बॉल डालनी है हमको उठा उठा के, ठीक है। अगर मान के चलिए बाई मिस्टेक यहाँ भी और यहाँ आपने कोई बॉल नहीं डाली, तो मतलब कंटिन्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगभग फेल होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, वो कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। दूसरा चीज, उनके बीच में कोई जगह नहीं खाली होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ देखिए, लिटरली ये बॉल है, ये बॉल है, ये तीसरी बॉल है, मतलब देखिए बीच में जगह नहीं है ना। तीन बॉल को हमने क्या कर दिया, टच कर दिया। ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, यहाँ पे जगह नहीं होनी चाहिए इनके बीच में, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को डिफाइन करने के लिए पिक्चर में एक नंबर आता है, और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, मैं आपको समझाता हूँ उस नंबर को। यहाँ देखिए जरा, उस नंबर का नाम है नॉटसन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, नॉटसन नंबर इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ। क्या होता है? मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाई कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है। ध्यान से समझिए, ठीक है। इसको हम लिखते कैसे हैं, और जरा ध्यान से देखते रहिएगा। ये होता है लैम्डा बाई एल, करेक्ट। लैम्डा क्या है यहाँ पे, मीन फ्री पाथ है, और एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, ठीक है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। मीन फ्री पाथ को एक मिनट इसको रफ कर दूं, देखते रहिए जरा ध्यान से। यहाँ पर मीन फ्री पाथ को मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। देखिए मीन फ्री पाथ को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम इसको समझाने चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए, ठीक है ना। मीन फ्री पाथ क्या होता है, सक्सेसिव कोलिजन होता है। क्या होता है? सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, ठीक है, सक्सेसिव कोलिजन होता है। अब ध्यान से सुनते रहिए। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली टहल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैंडमली टहल रहे हैं, ठीक है। ये भी टहल रहा है, ये भी टहल रहा है, ये भी टहल रहा है। हम कह रहे हैं कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा, जब मान लीजिए ये दोनों टकरा गए आपस में, क्या हो गए, टकरा गए, तो इन दोनों में दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मान के चलिए टकराने के बाद, क्या करने के बाद, टकराने के बाद, जरा ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। क्या हो गई? इसकी डायरेक्शन यहाँ चेंज हो गई, ठीक है ना। और इधर से क्या आ रहा है, ये वाला भी मॉलिक्यूल आ रहा है। तो मतलब जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, तो उनकी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो ये वाला जाके इससे टकरा जाएगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस कवर होगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यही क्या है, लैम्डा है। ये क्या है, फ्री पाथ है। मतलब मीन फ्री पाथ में कोई कोलिजन नहीं होता है, ठीक है ना। जो डिस्टेंस को कवर करते हैं उसमें कोई कोलिजन नहीं होता है। जब एक दूसरे से टकराते हैं तब क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका मीन फ्री पाथ हो गया। तो मतलब मीन फ्री पाथ में कोई कोलिजन नहीं होगा। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, इसको डिफाइन करने के लिए ध्यान से सुनते रहिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विदाउट नो वॉइड्स, कोई जगह बीच में खाली नहीं होनी चाहिए। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वही है। अब ध्यान से सुनते रहिए। अब ये कह रहे हैं कि नॉटसन नंबर अगर ज्यादा है कितने से, 0.01 से, तो कंटिन्यूम होल्ड नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूम नहीं वैलिड है, ठीक है, क्लियर। अगर नॉटसन नंबर लेस देन आर इक्वल टू 0.001 है, तभी कंटिन्यूम होल्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 0.001, क्लियर। इतना ही है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को कॉन्सेप्ट। और देखो कंटिन्यूम मैकेनिक्स, जैसे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ मैकेनिक्स में पढ़ोगे, वो सब क्या है, कंटिन्यूम मैकेनिक्स है। वहां पे क्या होगा, नॉटसन नंबर 0.01 से लेस होगा, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो क्या है, कंटिन्यूम मैकेनिक्स है, क्लियर, ठीक है। मुझे लगता है इसमें इतना ही काफी है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा।
अब डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंसेस। क्या होती है, क्या चीज, प्योर सब्सटेंसेज। क्या डिस्कस करेंगे, प्योर सब्सटेंसेस। देखिए ध्यान से देखिएगा एकदम। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो देखिए, इसकी डेफिनेशन होती है केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ओके, केमिकल कंपोजिशन आर सेम थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर, केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर as well as, sorry, as well as sorry, mixture should be homogeneous। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, तभी वो प्योर सब्सटेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां देखिए जरा, इन्होंने कहा केमिकल कंपोजिशन आर सेम थ्रू आउट द मिक्सचर एज वेल एज मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस, तभी वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। अगर मान के चलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि मेरे पास कुछ कोई मतलब कोई एक कंटेनर है, उसमें केवल H2 गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, या कोई दूसरा कंटेनर है, मान के चलिए वहां पे CO2 भरी हुई है। तो देखिए जरा, केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन सिर्फ एक ही है, करेक्ट, मतलब केवल हाइड्रोजन गैस थ्रू आउट द भरी हुई है, ठीक है ना, एक इसमें यही भरी हुई है, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें कुछ और मिलाया नहीं गया है। अगला एग्जांपल जैसे मैं ले लूं, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं आइस ले लूं, ठीक है ना, देखो मिक्सचर का एग्जांपल लेंगे तो आइस और वाटर के एग्जांपल अगर ले लें तो ये ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका क्या है, केमिकल कंपोजिशन भी सेम है और ये होमोजीनियस भी है, ठीक है, क्योंकि आइस मेल्ट होगी कहाँ कन्वर्ट होगी, वाटर में, देयर इज नो चेंज, मतलब आइस और वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है, करेक्ट। अच्छा अगला देखते हैं, अगला देखिए, जैसे मान लीजिए हम मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लें, क्या ले लें, मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लें, कोई कंटेनर हमारे पास है, क्या है, कोई कंटेनर, मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब ये हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2, करेक्ट, CO2 हो गया, मान के चलिए, और भी कोई गैस ले लो, हीलियम ले लो, नियान ले लो, आर्गन ले लो, ये गैसियस मिक्सचर है, क्या है ये, गैसियस मिक्सचर है। अब ये सॉरी प्योर सब्सटेंस तभी होगा जब ये सब क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे, क्या होंगे, होमोजीनियस, ठीक है, नहीं तो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए, ऑयल और वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, जब आप ऑयल और वाटर के एग्जांपल लेते हैं तो आप मुझे जरा ये बताइए, यहां पर देखिए जरा, ऑयल और वाटर के एग्जांपल में, ऑयल एंड वाटर, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखते रहिएगा, ऑयल और वाटर। अब ये बताइए, ऑयल और वाटर में डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, वाटर की होती है, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पता है, जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो चीज फ्लोट करने लगती है ऊपर, ठीक है। अभी आप ही कंटेनर में पानी ले लीजिए, उसमें ऑयल डाल दीजिए, देखिए ऑयल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कितनी होती कम होती है, लगभग 800 होती है kg/m3, और ये कितना होता है 1000, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो चीज का डेंसिटी कम होता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होता है वो क्या करता है, सिंक कर जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए जरा, आइस वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ऑयल वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। और देखिए जरा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई थिंक हो रहा होगा। अगर गैसियस मिक्सचर से बहुत सारे H2 N2 CO2 हीलियम नियॉन आर्गन, तो ये तभी प्योर सब्सटेंस होगा जब ये क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे, नहीं तो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। और जैसे H2 भरा है केवल CO2 भरा है, मान लीजिए कोई कंटेनर में H2O क्या है, H2O, H2O क्या है, बेस्ट एग्जांपल है, ये क्या प्योर सब्सटेंस है, मतलब कंटेनर में, यहाँ देखिए कंटेनर में केवल लिक्विड भरा है, क्या भरा है, लिक्विड भरा है, ये फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, H2O है, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ आई थिंक, ठीक है। आइए आगे डिस्कस करते हैं।
आगे डिस्कस करेंगे गिब्स फेज रूल। क्या डिस्कस करेंगे? गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज क्या डिस्कस करेंगे? रूल। गिब्स फेज रूल, ठीक है। देखिए गिब्स फेज रूल क्या कहता है? ये कहता है F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। जहां पे ध्यान से देखते रहिएगा, ये क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये क्या है? नंबर ऑफ फेज। नंबर ऑफ फेज, करेक्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गिब्स फेज रूल, F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। ये क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सी क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट। पी क्या है? नंबर ऑफ फेज ऑफ, ठीक है। और हो गया, ठीक है। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कह दूं आइस और वाटर, ये एग्जांपल ले लूं, ठीक है। तो आप जरा बताइए फेज कितने हैं? दो फेज हैं, एक आइस है दूसरा वाटर है। कंपोनेंट कितना? एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो F इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। क्लियर? ये कट जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके लिए नोट कर लेंगे, कुछ 2-3 नोट पॉइंट है यहाँ पे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए, किसके लिए? इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में लेके जाओगे तो 273.16 केल्विन होता है। और जो प्रेशर होता है 0.611, 0.611 आई थिंक किलो पास्कल होता है, करेक्ट, किलो पास्कल, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। प्रेशर ये होता है, टेम्परेचर ये होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे, इसको याद रखिएगा, एक नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है ये क्लियर है गिब्स फेज रूल, ठीक है ना। ये कंपोनेंट्स हो गया नंबर ऑफ, ये हो गया नंबर ऑफ फेज, ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, करेक्ट। निकालते कैसे वो ये है, आगे जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो डिटेल में करेंगे क्वेश्चंस। यहां देखिए जरा, अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या नाम है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। अब ये बताइए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? बेसिक अगर जनरल भाषा में कहोगे तो टेल्स अबाउट टेम्परेचर। क्या कहोगे? टेल्स अबाउट टेम्परेचर, अपनी भाषा में, जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है ना। ये क्या करता है? टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। अब सुनिए, जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के पहले हम दो चीज देखेंगे यहाँ पे। पहली चीज, एडियाबेटिक किसको कहते हैं? क्या चीज? एडियाबेटिक क्या होता है? एडियाबेटिक मतलब देयर इज नो हीट ट्रांसफर। क्या चीज? ध्यान से सुन लीजिएगा, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। अभी हम हीट और वर्क पढ़ने वाले उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। देयर इज नो हीट ट्रांसफर, करेक्ट, इन एडियाबेटिक, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं देयर इज नो हीट ट्रांसफर का मतलब हीट नॉट इक्वल टू, सॉरी हीट इक्वल टू जीरो, कोई हीट का ट्रांसफर, सॉरी हीट इक्वल टू जीरो, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड वन डायाथर्मिक। क्या? डायाथर्मिक। एडियाबेटिक यहाँ वॉल लिख लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, एडियाबेटिक वॉल, ठीक है। डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल क्या करता है? ये हीट ट्रांसफर को अलाउ कर देता है, इट अलाउज हीट ट्रांसफर, इट अलाउज हीट ट्रांसफर व्हेन वर्क एज कंडक्टर। क्या? कंडक्टर, क्लियर। डायथर्मिक वॉल।
तो मतलब ये हीट ट्रांसफर जब अलाउ कर रहा है तो हीट ट्रांसफर यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ तो हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब ये दो चीज जानते हुए हम तीसरी चीज की तरफ बढ़ेंगे और डिस्कस क्या करेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जरा ध्यान से देखते रहिए, यहां देखिए जरा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहता है, मान के चलिए हमारे पास कोई तीन बॉडीज हैं, क्या है हमारे पास, क्या है, एक मिनट, ये लेट करिए, क्या है ये, डायाथर्मिक वॉल है, क्या है ये, डायाथर्मिक वॉल। ठीक है, ठीक है ना, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। लेट कर लीजिए हमारे पास क्या है, तीन बॉडीज हैं, क्या है, तीन बॉडीज, करेक्ट, एक बॉडी यहाँ पे रखी, इसका नाम मान लीजिए ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ ये कहता है कि मान के चलो कि बॉडी जो ए सी के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। फिर से जरा देखिए, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ, तो ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये क्यों कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब ए के साथ है और बी सी के साथ है, तो इनके बीच में जो बॉडी होगा, इनके बीच में जो भी बॉडी वर्क करेगा वो डायाथर्मिक होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि तभी तो हीट का ट्रांसफर यहाँ पर, सॉरी, हीट का ट्रांसफर हो पाएगा। और ए और बी के बीच में क्या होगा, एडियाबेटिक होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ये क्या होगा, जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ है, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर टी ए बराबर टी सी एंड टी बी बराबर टी सी होगा, देन टी ए बराबर टी बी होगा। ये क्या कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एक किसके बारे में बताता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए जरा इधर। इसके बाद कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में, इसके बारे में, टेम्परेचर स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर, करेक्ट, टेम्परेचर स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, नीचे क्या है, आइस पॉइंट है, क्या है, आइस पॉइंट है। यहाँ पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, आइस पॉइंट है। देखिए आइस पॉइंट क्या होता है, मैं आपको बताऊं, अगर आइस पॉइंट जिस तरीके से, देखिए यहाँ पर आइस पॉइंट वो पॉइंट होता है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है एयर सैचुरेटेड वाटर के साथ में, किसके, एयर सैचुरेटेड वाटर के साथ में, मतलब वाटर के पास एयर अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, यहाँ पर है। तो मतलब आइस पॉइंट वो पॉइंट है जो क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, किसके साथ, एयर सैचुरेटेड वाटर के साथ। वही बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में जो वाटर होता है, ठीक है ना, वो किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, वाटर वेपर के साथ में, क्योंकि फाइनली बॉइलिंग होकर वाटर कहाँ जाता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वहां पे कोई एयर का लेन देन नहीं होता है, एयर का लेन देन सिर्फ कहाँ होता है, आइस पॉइंट में होता है। क्लियर। अब जरा यहां देखिए, दूसरी तरफ हमने क्या बना लिया, दूसरी तरफ हमने बनाया
एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, जरा एक मिनट इसको रफ ही कर देते हैं पूरा। यहाँ देखिए जरा, देखिए यहाँ पे हमने क्या मान लिया, लेट कर लो, एक कोई बीच में कोई पॉइंट ले लिया एक्स हमने, एक दूसरा स्केल ड्रा कर दिया हमने, यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट ले लिया, इसको ए मान लिया और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। देखो थर्मोडायनेमिक जो टेम्परेचर स्केल होता है वो ये कहता है कि इसको हम लिखते कैसे हैं, ध्यान से देखना, इसको हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर x माइनस जीरो, क्या चीज हो जाएगा, x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 100 माइनस जीरो, 100 माइनस जीरो इक्वल टू y माइनस ए, कितना हो जाएगा, y माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए। ये इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है, किसको, टेम्परेचर स्केल को, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर हमने क्या कहा यहीं पर, अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा, इसको लिखूंगा 212 f और इसको कितना लिखूंगा 32 f, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसको मैं फिर से लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा, यहां पर हमने कहा, ध्यान से देखिएगा एकदम, ये सेम रहेगा, ये रहेगा x माइनस जीरो 100 माइनस जीरो, x माइनस जीरो 100 माइनस जीरो, ठीक है, ये सेम रहेगा x माइनस जीरो 100 माइनस जीरो, जीरो नीचे, करेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा, y माइनस 32 बटे 212 माइनस 32, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा x बाई 100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा y माइनस 32 बटे ये कितना हो जाएगा 0, 18 3 21, मतलब 180 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 0 से 0 को काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 नवा 18, ये कितना हो जाएगा x बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा y माइनस 32 बाई 9 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको यहाँ से ऊपर ले आते हैं, इसको यहाँ से ऊपर लाते हैं और यहाँ देखते हैं ये क्या लिखा है, x बाई 5 y माइनस 32 बाई 9, ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखते रहिए, इक्वल टू y बाई 9 32 बाई 9 लिख सकते हैं, 9 से दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। नहीं, एक काम करिए, डिवाइड मत करिए, इसको जो है ऐसे लिखिए और इसको उधर ले जाइए, 9x और 5 का मल्टीप्लाई उधर कर लीजिए, 5 यही रहने दीजिए, y माइनस 32 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा वो 9 बाई 5x प्लस 32 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अगर y को मैं f से लिख दूं तो x को किससे लिखना पड़ेगा फिर, c, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है, तो ये कितना हो जाएगा 9 बाई 5 c प्लस 32, ठीक है, क्लियर। क्योंकि एक मिनट, 2 पंचे 10, 9, 9x बाई 5, x को हम c लिखेंगे, 9c बाई 5 y में 32, हाँ ठीक है, क्लियर, ठीक है, ये रिलेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये कहता है कि ऐसा कौन सा वो टेम्परेचर होगा जहां पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, अगर इन दोनों को इक्वल करना है, क्या करना है इक्वल, तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या मान लो, ए मान लो, क्या मान लो, कोई कुछ मान लो, लेट कर लो, क्या है, ए है, क्या है, ए है, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है, इसको हम लोग और 10th 11th 9th 10th में भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। x माइनस 0 100 माइनस 0 y माइनस ए हो जाएगा, फिर b माइनस ए हो जाएगा, मतलब यहाँ पे x माइनस 0, देखिए इधर x माइनस 0 फिर 100 माइनस 0 यहाँ पे लिख लिया हमने, y माइनस 32 नीचे हो जाएगा, ठीक है, और ये 212 माइनस 32 हो जाएगा, x बाई 100 हो जाएगा, ये y माइनस 32 बाई 180, 0 से 0 काट दिया, 2 पंचे 10, 2 नवा 18 हो जाएगा, x बाई 5 इक्वल टू y माइनस 32 बाई 9 हो जाएगा, 9 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 9x बाई 5 हो जाएगा, ये y माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 32 को इधर भेज दिया, तो y इक्वल टू 9x बाई 5 प्लस, ठीक है,
क्लियर। y को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया फ़ारेनहाइट से और x को मैंने डिग्री सेल्सियस से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये क्लियर है मुझे लगता है। इसको थोड़ा रफ करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉरी, देखिए जरा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ भी a रख दिया और यहाँ भी क्या रख दिया, a रख दिया। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5 a प्लस 30 सॉरी 2। तो ये हो जाएगा 5a इक्वल टू 9a प्लस 32 पंचे 160, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखते रहिए जरा। यहाँ पर 9 को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से a कितना आ जाएगा, माइनस 160 बटे कितना आ जाएगा 4, 4 चौको 16। तो मतलब a इक्वल टू -40 डिग्री, कितना -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा एक टेम्परेचर है जहां पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, इक्वल। तो मतलब कितना होना चाहिए, 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। वो कौन सा टेम्परेचर होगा, 40 डिग्री, जहाँ पे फ़ारेनहाइट और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। मुझे लगता है कि ये टेम्परेचर स्केल आपको समझ में आएगा कि लिखते कैसे हैं, ठीक है ना, क्लियर। और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दिया तो आपको फ़ारेनहाइट में कैसे निकालना है, फ़ारेनहाइट में दिया तो डिग्री सेल्सियस में कैसे निकालना है, ठीक है। एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, एक चीज हमें लगता है हम लोग को और देखनी चाहिए। देखिए एक चीज और देखना चाहिए, करेक्ट। इधर देखिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है कि मतलब -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रफ कर रहे हैं इस वाले को, ठीक है ना, देखते रहिए। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये हमको दिया है ना, ये रिलेशन, ध्यान से देखो जरा। देखो जरा, ये हमको दिया है ना, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। अगर इसको मैं कहूँ, क्या कहूँ, अगर मान लो डेल्टा f जो है इसका टेम्परेचर डिफरेंस इतना है फ़ारेनहाइट का, और सेल्सियस का जो है वो भी कितना है 1 डिग्री है। दोनों मान के चलो कि फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो फ़ारेनहाइट में डिफरेंस जो है 1 डिग्री सेल्सियस है डेल्टा, और इसमें तुम्हारे सॉरी आपके इसमें क्या कहते हैं कि कार्बन, सॉरी कार्बन नहीं, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, इसमें जो डिग्री सेल्सियस में जो दिया है वो भी 1 डिग्री का डिफरेंस है, क्लियर। तो हम अगर इसको मैं कह दूँ f1 इक्वल टू 9/5 c1 प्लस 32, तो ये इक्वेशन इसको 1 मान लो, और इसको कह दूँ क्या, f2 इक्वल टू 9/5 c2 प्लस 32, ये 2 हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों को घटा दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, f1 माइनस f2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और इसमें से क्या कहते हैं, देखो इसको जब कट करोगे इसको, तो 9/5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और ये नहीं घटेगा, ये दोनों घटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा c1 माइनस c2 आ जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, इधर से। तो ये इसको डेल्टा f लिख लो, इसको टू, ये कितना हो जाएगा 1.8, ये डेल्टा c हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ से एक चीज ये समझ में आई, एक चीज आपको समझा दे रहा हूँ मैं, क्लियर। देखते रहिएगा, 9/5 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब आप टेम्परेचर स्केल बनाते हो, जरा ध्यान से इधर देखो, जब आप क्या करते हो टेम्परेचर स्केल बनाते हो, टेम्परेचर स्केल जब आप यहाँ बनाते हो, ठीक है, ध्यान से देखिए दोनों, ये मान लो डिग्री सेल्सियस की है और ये वाली फ़ारेनहाइट की है। आपने 0 से स्टार्ट किया, डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आप 50 डिग्री सेल्सियस तक चले गए। इधर 0 से स्टार्ट करके 32 से स्टार्ट कर लीजिए, 32 फ़ारेनहाइट, फिर 33, 34, 35, 36, 37, 8 तक चले गए। ये बताइए, मान के चलिए आप कि आप 0 से लेके कहाँ गए 50 तक, कहाँ गए 0 से लेके 50 तक गए, तो इसमें कितना डिफरेंस आया 50 डिग्री सेल्सियस का। 0 से लेके 50 तक में कहाँ क्या आया 50 डिग्री सेल्सियस आया। लेकिन फ़ारेनहाइट में जो चेंज आएगा वो इतना नहीं आएगा, वो कितने से मल्टीप्लाई करके आएगा 1.8 टाइम ये आएगा। कि फ़ारेनहाइट में अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो फ़ारेनहाइट वाले ये बोलते हैं, कहते हैं कि इसमें जो चेंज आएगा और जो चेंज यहाँ पे आएगा, क्लियर। अभी क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब
ये तो रिलेशन है, इससे हमने निकाला क्या, फ़ारेनहाइट में जो चेंज होगा वो 1.8 टाइम क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में चेंज होगा। तो हमने ये कहा कि हमारे पास डिग्री सेल्सियस की एक स्केल है, एक फ़ारेनहाइट की स्केल है। 0, 1, 2 से लेके 50 तक चले गए, मतलब कहाँ तक, 50 डिग्री सेल्सियस तक चले गए। हमने देखा कि 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा, हमने कहा कि अगर जब हम फ़ारेनहाइट स्केल पर जाएंगे तो फ़ारेनहाइट स्केल पे ऐसे नहीं होगा, वो कितने से मल्टीप्लाई करके होगा, डिग्री सेल्सियस में इतने टाइम। तो इसमें क्या कितना देख चुके हैं, 50 डिग्री का हम देख चुके हैं, मल्टीप्लाई और कितना होगा 1.8, वो किसका डिफरेंस निकल के आएगा, फ़ारेनहाइट का। भी क्लियर हुआ कि मतलब यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस क्रिएट हो गया, उसको जब हम 1.8 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका हो जाएगा, फ़ारेनहाइट का निकल के आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका है। देखो मैं अपने एंड से समझाने के लिए अच्छे तरीके से ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब आपको ऐसा समझा दूँ कि आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एट द एंड जो मैं डेली बोलता हूँ कि आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सच में क्लियरिटी मिल रही है यहाँ से, मतलब कुछ समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को मतलब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक भी करते रहिए, थोड़ा कमेंट भी करते रहिए, थोड़ा हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। और उनको भेजिए, एप्टीट्यूड भी मैं चला रहा हूँ इस पर। तो एप्टीट्यूड तो मुझे लगता है कि कॉमन टू ऑल होगा, मुझे लगता है कि सारे एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है वो। तो वो उनको भेजिए जो लाइक पीएसयू को एग्जाम देना चाहते हैं या फिर प्लेसमेंट के लिए बैठना चाहते हैं या फिर कोई एसएससी बैंक का दे रहा है, तो वहां से कर सकता है कवर, कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला एग्जाम के लिए है। तो इतना ही रहेगा, तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, पढ़ते रहिए।